किस देश के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं मूल अधिकार, या इसे कहते हैं मौलिक अधिकार, है ना? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? देखकर नहीं बोलना है, अमेरिका, है ना? अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस देश के संविधान से। अगर आपसे पूछ दिया जाए कॉन्क्रीट लिस्ट कहां से लिया गया है? कॉन्क्रीट लिस्ट जिसे कहते हैं समवर्ती सूची, कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, है ना? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट यूनियन, डीपीएसपी, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है राज्यपाल की पद या राज्यपाल की नियुक्तियां की चर्चा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो क्या बोलोगे? कनाडा, बिल्कुल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समवर्ती सूची ये संघवाद कहां से लिया गया है, या यूनियन की चर्चा लिया गया है, संघ लिया गया है कहां से? कनाडा के संविधान से, है ना? आपसे ये अगर क्वेश्चन कहा दिया जाए फंडामेंटल, सॉरी फंडामेंटल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहां से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन, आप नहीं लिखे हो? दक्षिण अफ्रीका से, है ना? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाए संविधान की सर्वोच्चता, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया गया है? अमेरिका से, है ना? न्यायिक सक्रियता कहां से लिया गया है? अमेरिका से, है ना? न्यायिक पुनर्लोकन, जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है? अमेरिका। तो ये सभी बातों को हम लोग संविधान के स्रोत के अकॉर्डिंग हम लोग इस बातों को लिखे हैं, है ना? तो आप लोग कहां कहां तक लिख लिए हो? कनाडा लिख लिए थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, इमरजेंसी लिखे थे ना? राष्ट्रीय आपात कहां से लिया गया है? एकदम लिखे हो, जर्मनी। नेशनल इमरजेंसी बोल रहे हो नहीं लिखे हैं। डायरेक्ट, अब यही क्या होगा कि कभी एग्जाम में पूछ देगा तो सर ये तो पढ़ा ही नहीं है। यही होता है, जब 2 दिन पहले पढ़ाया हुआ चीजों को आप बोल रहे हो कि सर वो नहीं लिखे हैं, तो 6 महीने के बाद बोलो ए सर तो पढ़ा ही नहीं है, सब तुम्हारे नोट में है, नोटबुक में। ये अलग चीज है। अब देखो यहाँ नोट पॉइंट पे लिख लेना वहां, भारतीय संविधान को अब इतने देशों की दौरा किया गया, उन देशों से कुछ कुछ चीजों को लेकर आया गया, तो भारतीय संविधान को उधार का थैला, उधार का थैला या या भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा कहा जाता है। उधार का थैला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जितने भी चीजें हैं वो कहीं कहीं देश से कॉपी किया गया है, या किसी देश से क्या क्या लेकर आया गया है, ठीक ना? किसी देश से हम उधार लिए हैं, इसलिए इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? उधार का थैला। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का थैला कहा जाता है। ये लास्ट पॉइंट में आप लोग लिख लेना नोट पॉइंट में। चलिए, हमारा संविधान बनाने में कितने देशों की दौरा किया गया? कितने देशों की दौरा की गई थी? नहीं लिखे है ना ये भी लिखे हो। हम लास्ट में लिखाए थे आप लोग के 50 से 60 देशों की दौरा की गई थी, लिखे हो ना? ये बोल रहे हो नहीं लिखे है। जानते हो ये क्या चीज झलक रहा है? इसका मतलब पढ़ाए हुए चीजों को आप रिपीट नहीं कर रहे हो, है ना? ये चीजें हैं। तो मैं 2 जगह पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तब भी याद है। एक जगह फंडामेंटल अभी मौलिक कर्तव्य चल रहा है, 4 का क,
ठीक ना। तो वो चीजें और ये चीजें दो जगह पढ़ा रहे हैं, फिर भी याद है कि हम यहाँ क्या पढ़ाए हैं। ये ध्यान रखो आप सब, लिखना। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान बनाने में, भारतीय संविधान बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। लगभग 3 वर्ष का क्या लगा, समय लगा। एग्जैक्ट कहा जाए तो कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक ना। ये लगभग 3 वर्ष का क्या लगा, समय लगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। पैसे कितने खर्च हुए थे, 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था, है ना। 63,96,000 मतलब 64 लाख मान लो, है ना। 63,96,429 रुपया खर्च हुआ। इसके बाद देश का दौरा किया गया, लगभग 50 से 60 देश, 50 से 60 देश जो है दौरा किया गया। क्या बांग्लादेश था उस वक्त, नहीं था। क्या पाकिस्तान जाएंगे कुछ पूछने, नहीं, अपने से लेबल वाले देश के पास जाएंगे, है ना, वहां से कॉपी किया गया। तो देश का दौरा लगभग किया गया 50 से 60। उसके बाद पूरे प्रारूप पर, पूरे फॉर्मेट पर 114 दिन बहस चला था। ठीक ना। पूरे फॉर्मेट पर, पूरे प्रारूप पर 114 दिनों की क्या चली थी, बहस चली थी हमारे संविधान बनाने में। हमारा संविधान जो बना है वो कब बना है, जो लिख लिए हो आप सब, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। ठीक, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। जो स्टूडेंट नहीं लिखे थे वो भी लिख लेंगे आप सब। अगर कहा जाए कि लागू कब किया गया संविधान को, तो 26 जनवरी 1950। ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां से संविधान पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब इसमें कितने भाग थे, कितने अनुसूची थी, है ना। अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं, भाग को पार्ट कहते हैं, और अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। आज के डेट में या अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है, कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। हम लोग इंडिया के हैं तो अमेरिका का संविधान तो पढ़ेंगे नहीं, इसका भारतीय संविधान है। ठीक, जैसे देखो ये संविधान क्या है, जैसे एग्जाम्पल में ध्यान देना कि एक मैथ का ये बुक है, समझने का प्रयास करना आप सब, एक मैथ का बुक है, ठीक ना। और एक जो है पॉलिटी, पॉलिटी में आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संविधान का भी बुक है। जो संविधान लिखा गया है वो तो बुक ही तो है, संविधान जो लिखा गया है वो बुक तो ही है। तो मान लो कि ये भी एक क्या है, बुक है। एग्जाम्पल में हम आपको बताना चाहेंगे, वाओ, ये बस दिन अच्छा है
जिसमें अब 4 घंटा आप लोग केवल पॉलिटी पढ़ लोगे। हाँ, यहाँ ध्यान देना है, एक मैथ का बुक है, ठीक, और ये बुक जो है किसका है, एक संविधान का है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का है। जो ये लिखा गया है ये भी बुक मान लो कि आर.एस. अग्रवाल का है, तो वो भी लिखा गया है। जब इस बुक को हम खोलेंगे, मैथ के बुक आप खोलते होंगे, तो देखोगे कि मैथ के बुक में सबसे पहले पेज नंबर पर एक तरफ लिखा रहता है पेज नंबर, लिखा रहता है ना, लिखा रहता है ना। जैसे पेज नंबर लिखा रहता है वैसे मान लो चैप्टर लिखा रहेगा, चैप्टर लिखा रहेगा ना, मान लो कि ये एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। अब इस चैप्टर का क्या लिखा रहेगा, नेम, क्या लिखा रहेगा, नाम। अब मान लो कि ये मैथ का है, तो ये हम क्या मान ले इसको, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, लाभ और हानि मान लिए, लिखा रहेगा ना, चैप्टर 1 लाभ और हानि। उसके बाद देखोगे कि लिखा रहेगा पेज नंबर, और लिखा रहेगा कि पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक, पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है ना, ये 1 से 4 तक या 1 से 8 तक, आप कोई भी चैप्टर का फर्स्ट पेज खोलोगे तो वहां चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, तो एक तरफ लिखा रहेगा चैप्टर 1 परसेंटेज या लाभ हानि, और वो इतने से इतने पेज में है। तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, निकालते हैं और देखेंगे कि 435 से लेकर 438 तक ये एक सब्जेक्ट है, मतलब एक सब्जेक्ट बोल रहे हैं, एक टॉपिक है ना, चैप्टर है। वैसे ही देखोगे कि चैप्टर 2 नंबर आ गया, चैप्टर नंबर 2 में क्या है, परसेंटेज है, ठीक ना, चैप्टर 2 में क्या है, इसका नाम परसेंटेज है, और ये जो है आपका 5 से 11 पेज नंबर के साथ है। फिर देखोगे चैप्टर 3 आ गया, इस 3 में क्या है, तो नाव धारा है, नाव धारा या कुछ भी ले लोगे, है ना, या हाँ ट्रिगोमेट्री ज्योमेट्री जो भी ले लो, है ना, वो है। और उसको भी देख रहे हो तो ये है 12 से 35। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक मैथ के बुक में चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर इस चैप्टर में मतलब 1 नंबर चैप्टर 2 नंबर चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर की जो नाम होता है वो लिखते हैं और वो पेज नंबर के साथ होता है। वैसे ही ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेम कंडीशन है। लेकिन अब यही सेम कंडीशन यहां पर क्या है, तो यहां पर भाग है, क्या है, भाग है, पार्ट है। अब इस भाग में क्या है, ये भाग में क्या है, तो मान लो कि भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य, क्या है, संघ एवं राज्य, मतलब यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट, समझ रहे हो। और कहेगा कि ये किस आर्टिकल, आर्टिकल मतलब क्या, अनुच्छेद, ये किस अनुच्छेद में है, तो 1 से 4 में, 1 से 4 यहां तक आ रही है क्या बारिश। इसके बाद देखोगे ये चैप्टर क्या था, 1, ये चैप्टर क्या है, 1। अब देखोगे चैप्टर 2, चैप्टर 2 देखोगे जिससे इसका चैप्टर, अब भाग 2 में आपका क्या आएगा, नागरिकता, क्या है, सिटीजनशिप, और ये किस में है, 5 से 11 में, ये आर्टिकल है। उसके बाद देखो भाग 3, इसमें क्या आएगा, मूल अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। और ये देखोगे तो आपका क्या है, 12 से 35, ये पेज नंबर। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक मैथ के बुक में चैप्टर, चैप्टर की हेडिंग और उसमें पेज नंबर के साथ होता है, वैसे ही हमारा ये भाग है, और इस भाग में है क्या और वो किस आर्टिकल में है, ये हमारा पॉलिटी बताता है। समझ में आ रहा है ना, ये सेम कंडीशन है। इधर बैठ जाओ ना आप लोग, दोनों लोग इधर बैठ जाओ। अब देखो लिखना क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना क्या है,
जब संविधान का निर्माण हुआ, जब संविधान का निर्माण हुआ, उस समय इस संविधान में, उस समय इस संविधान में भाग मतलब पार्ट जो थे कितने थे? 22। कितने थे? 22। क्या बात है आज। अनुसूची शेड्यूल, अनुसूची शेड्यूल, शेड्यूल की संख्या कितना? 12। बाद में जोड़ा गया है, 12 नहीं लिखेंगे, पहले हैं तो 8। और आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, आर्टिकल 395, 395। अब हमारे संविधान में भाग मतलब पार्ट की संख्या, भाग कितने हैं? 25। अनुसूची शेड्यूल का कितना है? 12। 12। हेलो, हेलो। हम्म। अच्छा, तो हम क्लास से निकलम तो बात करते हैं। हो गया? आवाज आ रही है? चलिए, भाग पार्ट की संख्या कितना है? 25। अनुसूचित शेड्यूल की संख्या कितना है? 12। ठीक ना? 12। और अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद, आर्टिकल, आर्टिकल है 495। ये बढ़ते रहते हैं, ठीक ना? तो ये जब हमारा संविधान बना उस वक्त 22 भाग, 8 अनुसूची और आर्टिकल की संख्या क्या है? 395। याद रखना, ये इसका कॉम्बिनेशन इससे है, इसका कॉम्बिनेशन जो है इससे है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, आप अच्छा ये बताओ, जब हम आपको समझा रहे थे इस एग्जाम्पल में अनुसूची लिखे हैं क्या? शेड्यूल लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद से। तो कभी भी अगर हम पार्ट और आर्टिकल स्टार्ट करेंगे तो इसमें समय लगता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अनुसूची, है ना? संविधान में की अनुसूची, हेडिंग देना, संविधान की अनुसूची। शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूची। अब बोलोगे कि सर संविधान की अनुसूची आप पहले क्यों खत्म कर रहे हैं, भाग क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो भाग पढ़ाएंगे तो लगातार चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। फिर भाग 1 पढ़ेंगे, संघ एवं राज्य है। भाग 2 पढ़ेंगे, नागरिकता है। भाग 3 पढ़ेंगे, मूल अधिकार है।
नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त करेंगे वो जानेंगे। मूल अधिकार में कितने मूल अधिकार है वो जानेंगे। फिर भाग 4 आ जाएगा, 4 में डीपीएसपी है वो जानेंगे। 4 के क में जो आएंगे तो वो आपका मूल कर्तव्य आ जाएगा। मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, जो अब घट के 10 हो गया है। फिर पढ़ेंगे भाग 5 तो देश आ जाएगा, संघ आ जाएगा। भाग 6 पढ़ेंगे तो राज्य आ जाएगा। मतलब वो पढ़ने के बाद सीधा पॉलिटी समाप्त हो जाए, वो एक लाइन से चलेगा और कंटिन्यू आपको समाप्त करेगा। इसलिए पहले हम लोग संविधान के क्या करेंगे, अनुसूची को क्लियर करेंगे। और सबसे पहले लिखना प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। प्रथम अनुसूची में क्या चर्चा है इसे जानेंगे। बस वही चर्चा है जो यूनियन एंड स्टेट की चर्चा है, बस संघ एवं राज्य की चर्चा है। यूनियन एंड स्टेट की चर्चा है। हमारे संविधान में प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य की क्या है, चर्चा है। ठीक ना। अब संघ क्या होता है, राज्य क्या होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जब भाग 1 पढ़ेंगे तो। ऐसे हम आपको बता दें कि संघ एवं राज्य में याद रखना, भारत एक राज्यों का संघ है। यहां ये लाइन लिख लो, भारत एक राज्यों का संघ है। और जहां संघ लिख रहे हो वहां यूनियन जरूर लिखना। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है, यूनियन क्या होता है और फेडरल क्या होता है, संघ और परिसंघ में क्या अंतर है, या केवल संघ समझना आप। राज्यों का संघ का मतलब होता है, जैसे एक होता है फेडरल, एक होता है फेडरल, और एक होता है यूनियन। हमारा भारत का यूनियन संघ एक ऐसा संघ है जिस देश में कोई भी स्टेट है तो है, वो कहीं जा नहीं सकता। क्या चाहेगा कि इस इंडिया से राजस्थान अलग हो जाए तो हो जाएगा क्या? क्या बिहार चाहेगा अलग हो जाए तो हो जाएगा क्या? हम ये कह सकते हैं क्या कि हम बिहार के रहने वाले हैं, हम इस भारत में नहीं रहना चाहते? ऐसा होगा क्या? नहीं। पाकिस्तान में ये चीजें हो रही थी, जम्मू कश्मीर में ये चीजें हो रही थी, है ना, जो भारत में रहकर भारत के ही विरोधी थे। ऐसे थे ना लोग, पत्थरबाजी कर रहे थे ना लोग, है ना। तो ये सब चीजें क्या की गई, केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। और इसका आधिपत्य या इसका अधिकार जो है किसको रह गया, तो सीधा ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था जब धारा 370 उसका था, आज के डेट में वो क्या है, तो यूनियन टेरिटरी बन गया है। मतलब ये है कि कोई भी भारत देश में जो राज्य है वो अपने से उस देश से बाहर नहीं हो सकता है, ये हमारा है। लेकिन वहीं अमेरिका परिसंघ में आता है, अमेरिका फेडरल में आता है, अमेरिका देश में 50 राज्य है, जब चाहेगा जब कोई राज्य अलग हो जाता है। आप सुने होंगे अलास्का अमेरिका से अलग हो गया, अलास्का अलग हो गया, है ना। ये अलग होने का मतलब क्या है कि उस देश को जब चाहेगा जब छोड़ सकता। लेकिन हम लोगों का जो है राज्य एक संयुक्त राज्य है, और जो राज्य उस देश में है वो चाह के भी निकल नहीं सकता। इसीलिए कभी भी लिखना है भारत एक राज्यों का संघ है, तो संघ में यूनियन वाला संघ है। कौन सा संघ है, यूनियन वाला संघ है। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य, संघ एवं राज्य की चर्चा।
इसके बाद लिखना दूसरी अनुसूची। सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची। इसमें वेतन एवं भत्ते की चर्चा है। वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते, पे एंड अलाउंस, वेतन एवं भत्ते की चर्चा है। वेतन क्या होता है और भत्ता क्या होता है, कोई बताएंगे? वेतन क्या होता है और भत्ता क्या होता है? पे एंड अलाउंस, पे एंड अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हो? पे एंड अलाउंस, वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते का मतलब क्या होता है, कोई बता देंगे? वेतन तो सबको समझ में आ गया, लेकिन भत्ते क्या है? उसके बाद जो मिलता है, जिसको पेंशन कहते हैं, आप यही बताना चाह रहे हैं ना? भत्ता मतलब क्या होता है? जैसे देखो, वेतन एवं भत्ते का मतलब ये हुआ कि हमें पेमेंट तो मिले, पेमेंट के अलावे खर्च मिले। जैसे मान लो कि हम गुरु विद्या में पढ़ा रहे हैं, तो गुरु विद्या हमें पेमेंट भी दे रहा है, इसके अलावे बाइक से आने के लिए पेट्रोल की खर्चा, रूम पर रहने के लिए रेंट, है ना? रूम पर रहने के लिए क्या है, रेंट। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए देखोगे सरकारी गवर्नमेंट वाले सरकारी क्वार्टर मिलता है उन लोगों को, मिलता है ना? तो अलाउंस का मतलब क्या होता है कि उसके बदले पेमेंट तो मिलेगा, उसके अलावे उसके खर्च को भी मेंटेन करता है सरकार, ठीक ना? तो वेतन एवं भत्ते की चर्चा मतलब अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि राष्ट्रपति की वेतन की चर्चा किस अनुसूची में है, तो क्या बताओगे? दूसरी में, है ना? उपराष्ट्रपति की वेतन की चर्चा किस अनुसूची में है? दूसरी में। मतलब किसी भी पोस्ट पर, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री का तो वेतन की चर्चा नहीं है, फिर भी अगर कोई मंत्रिपरिषद हो, चाहे राज्यपाल हो, किसी के वेतन की चर्चा किस में है? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, ओथ, है ना? इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप? राष्ट्रपति की वेतन, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वेतन इसी का है, राष्ट्रपति का वेतन। लेकिन जितना इनका वेतन है ना, यहाँ एमएलए विधायक तो कितने घपला कर देते हैं, है ना? ये रियलिटी है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। लेकिन वेतन के अलावा क्या क्या दिया जाता है इनको? कहीं भी आवागमन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किराया नहीं लगेगा, ठीक ना? हवाई जहाज की कोई किराया नहीं लगेगा, बीमार पड़ेंगे इलाज मुफ्त, वो है अलाउंस। समझ में आ रहा है ना? तो पे एंड अलाउंस में एग्जाम्पल स्वरूप आप ये लिख लेंगे कि राष्ट्रपति की वेतन की चर्चा किस में है, तो अनुसूची 2 में। इसके बाद आता है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, ओथ की चर्चा है। शपथ का मतलब होता है ओथ, शपथ ओथ की चर्चा है। इसमें एग्जाम्पल क्या से लिख सकते हो? राष्ट्रपति का शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक ना? मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रेसिडेंट का ओथ जो होता है,
ये सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं। प्रथम अनुसूची में किसकी चर्चा है? तो संघ एवं राज्य का। इसका एग्जाम्पल क्या लिखे हम लोग कि भारत एक राज्यों का संघ है ना। दूसरी अनुसूची में क्या लिखे? वेतन एवं भत्ते, पे एंड अलाउंस, है ना। इसमें यह पता चला कि राष्ट्रपति का जो पेमेंट है, राष्ट्रपति का जो पेमेंट या पे एंड अलाउंस है, वो कितना लाख रुपया है? तो 5 लाख रुपया, जो भी है 5 लाख। हाँ, 5 लाख ही है, पहले कम था लेकिन अब 5 लाख है। तीसरी अनुसूची में किसकी चर्चा है? शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। हो गया। प्रेसिडेंट्स का जो ओथ दिलाने का काम होता है, जो शपथ दिलाने का काम होता है, वो किनका होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। अच्छा, ये बताओ कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रेसिडेंट जो है त्यागपत्र किसको देते हैं? अगर मान लो उनको त्यागपत्र देना होगा, त्यागपत्र देकर उस पद को छोड़ना होगा, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्यों देते हैं? उपराष्ट्रपति को। लेकिन शपथ दिलाने का काम जो होता है वो किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय का जज। तो ये बताओ, सर्वोच्च न्यायालय का जज जब नहीं रहेंगे, है ना, मान लो कार्यरत नहीं है, बीमार पड़े हैं, कहीं गए हुए हैं, देश से बाहर हैं, और वो तुरंत शपथ दिलाना है, तो शपथ कौन दिलाएगा? मान लो राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, तो कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री दिला देंगे? नहीं। छोटा काम नहीं, छोटा व्यक्ति काम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति एक बड़ा पोस्ट है। राष्ट्रपति जब हटेंगे तो अपने छोटे को, उपराष्ट्रपति को, छोटे भाई को देकर हटेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन जब उनको शपथ दिलाना होता है, उस वक्त उनके से लेवल में बड़ा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाएगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च अधिकारी पोस्ट पर जो रिटायरमेंट जज हैं वो दिलाएंगे। रिटायर किए हुए जो बूढ़े हो जाते हैं जज, वो जाकर दिलाएंगे। समझ में आ रहा है ना? वो चीजें हैं। चलिए आगे ये सब लिखना है। नेक्स्ट लिखोगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, हिम्मत नहीं हारनी है। अभी 4 घंटा पॉलिटी चलेगा, 4 बजे तक। 4 बजे तक आज पॉलिटी पढ़ना है आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं ना? बस ऐसे ही होना चाहिए। चौथी अनुसूची और शेड्यूल। चौथी अनुसूची में क्या होता है? प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ। एक चीज याद नहीं आएगा तो कैसे याद रखना? फर्स्ट में संघ एवं राज्य, दूसरा में क्या याद रखेंगे? 2 में 2, 3 में लो। कैसे याद रखोगे? 2 में 2 मतलब वेतन दो, 3 में लो मतलब शपथ लो। 2 में 2 और 3 में लो। 2 में 2 मतलब वेतन दो और 3 में लो मतलब शपथ लो। पहले हमको वेतन मिलता है तो हम यहाँ से शपथ लेकर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि हम आपकी पॉलिटी को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, जो आपके सिलेबस में है ना। तो 2 में 2 और 3 में लो, इसलिए याद रहेगा कि 2 में 2 मतलब राष्ट्रपति की वेतन की चर्चा, उपराष्ट्रपति की वेतन की चर्चा, राज्यपाल की वेतन की चर्चा, किसी भी पोस्ट पर जो अधिकारी है उसकी चर्चा, किस शेड्यूल में है, किस अनुसूची में है, तो दूसरा में। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के शपथ राष्ट्रपति जी दिलाएंगे, उपराष्ट्रपति का शपथ होगा, राष्ट्रपति का शपथ होगा, प्रधानमंत्री का शपथ होगा, जितने भी लोगों का शपथ होगा, उस शपथ का काम या शपथ की बातें किसनी अनुसूची में होगा? तीसरी अनुसूची में। याद रखना, अगला टेस्ट में आपको आएगा ये सब। चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के सीटों के आवंटन। राज्यसभा के सीटों का आवंटन या बांटवारा। राज्यसभा के सीटों के आवंटन या बंटवारा, ठीक ना।
राज्यसभा के सीटों का आवंटन या बंटवारा, या इसको लिख सकते हो पार्टीशन ऑफ राज्यसभा सीट, पार्टीशन ऑफ राज्यसभा सीट, सीटों की बंटवारा। राज्यसभा में जो सीट है उस सीटों की बंटवारा जो है चौथी अनुसूची में। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा का जो सीट है वो कितना है, तो वो है 245। इसमें अगर आपसे पूछेगा मैक्सिमम सीट जो है, मैक्सिमम जो सीट है वो है 250, ठीक ना। राज्यसभा का सीटों की संख्या अगर पूछा जाए तो 245 है, और अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 250। ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मेन आपको इस दोनों पर फोकस करनी है, मेन ये दोनों पर फोकस करें, चौथी अनुसूची में क्या है। चलिए नेक्स्ट लिखना है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, इसमें एससी एसटी की चर्चा है, ठीक ना। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के चर्चा है। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की चर्चा है, मतलब एससी एसटी की चर्चा है, ठीक ना। एससी एसटी की जो चर्चाएं हैं वो कितने, हाँ इसमें क्या है कि 4 राज्यों को छोड़कर है। भारत में जो 28 राज्य हैं उसमें 4 राज्यों को छोड़कर था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति की चर्चा है, एससी एसटी की चर्चा है। यहाँ लिख लेना है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को छोड़कर, पूर्वोत्तर भारत है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंडिया के 4 स्टेट को छोड़कर, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में, इन 4 राज्यों को छोड़ दिया गया, और इन 4 राज्यों को छोड़कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की चर्चाएं बाकी सभी स्टेट में दिया गया, ठीक ना। इसकी चर्चा किस में है, पांचवी में। इसके बाद आता है छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची में बस वही जो 4 स्टेट को छोड़कर वो 4 स्टेट को भी छठी अनुसूची में ऐड कर दिया गया है ना। छठी अनुसूची, यहां पर भी यही लाइन लिखना है, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य को भी एससी एसटी की चर्चा।
पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में एससी एसटी की चर्चा। पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जो अभी आप लोग लिखे हैं, इसमें असम का नाम है, मेघालय का नाम है, मिजोरम का नाम है एवं त्रिपुरा का नाम है। यहाँ भी एससी एसटी, मतलब पूरे भारत में एससी एसटी की चर्चाएं थी, जो अब है। पहले 4 राज्यों को छोड़ दिया गया था। किसको? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को। तो हमारा जब संविधान बना, तो संविधान बना उस वक्त हमारे संविधान में भाग की संख्या कितना? 22। हमारे संविधान में अनुसूची की संख्या 8 और हमारे संविधान में आर्टिकल की संख्या 395। लेकिन अब जो हमारा संविधान बनाए हुए समय हो गए, तो अब ये इसमें पाठ की संख्या, भाग की संख्या 25 है ना। अनुच्छेद की संख्या बढ़कर 450 से अधिक हो गया है ना। 450 से अधिक, 450 से अधिक लिखे हैं ना। 395, 450 से अधिक है। 1 मिनट, यहाँ पर अनुच्छेद पहले संविधान में यहाँ 495 लिखे, ये 450 से अधिक है। मतलब लगभग वही है, लेकिन लिखा जाता है ये 450 से अधिक। ये 395 और ये 450 से क्या है? अधिक। चलो, अब ये एससी एसटी को जो छोड़ दिया गया, 6 राज्यों को, 4 राज्यों को, उस 4 राज्यों को भी छठी अनुसूची में क्या किया गया? ऐड कर लिया गया। एक बार रिपीट कर लेना। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य की चर्चा। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन की चर्चा। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ की चर्चा। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों की बंटवारा, है ना। 5वीं अनुसूची में एससी एसटी की चर्चा। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को छोड़कर, जैसे ही छठी अनुसूची होगा तो उस पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को भी क्या किया गया? सम्मिलित कर लिया गया, है ना। और इसके बाद जो बनी वो आई 7वीं अनुसूची, ठीक ना। 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। अब आप लोग को भरोसा हो रहा होगा, सर सच में बोले हैं 4 घंटा पॉलिटिशियन, है ना। नहीं, सच में चलेगा। 7th शेड्यूल, ठीक ना। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है ये बता दो, हम तुरंत 8 तक पढ़ाकर बंद कर देंगे। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में लिस्ट है। 7वीं अनुसूची में क्या है? लिस्ट है, मतलब सूची है। 7वीं अनुसूची में क्या है? लिस्ट है। और इस लिस्ट की संख्या जो है वो 3 प्रकार का है, ठीक ना। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक का नाम है संघ सूची, ठीक, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और क्या है? समवर्ती सूची। चलो, अब यहां पर आपको देखना है कि संघ सूची का मतलब ये होता है, यहां नोट पॉइंट में लिख लेना,
नोट पॉइंट में आपको ये लिखना है कि जैसे ही संघ सूची की बात होगा, संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, इस यूनियन लिस्ट में याद रखना केवल केंद्र सरकार का आधिपत्य है। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल केंद्र सरकार। इसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन अब लगभग 100 है। इसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन अब 100 है। विषय मतलब सब्जेक्ट, मतलब क्या क्या रखा गया है। ऐसे संख्या कितने हैं? 100। अब इसमें क्या क्या आ सकता है जो इसमें है? यूनियन लिस्ट में क्या क्या है? रेलवे, बैंक, नागरिकता, बीमा शुल्क। एग्जाम्पल में क्या क्या है? जैसे रेलवे, बैंक, ठीक ना। बैंक राज्य सूची में नहीं आता है, केंद्र सरकार का बैंक है, ठीक ना। रेलवे, बैंक, इसके बाद में रेलवे हो गया, बैंक हो गया, उसके बाद आपका नागरिकता, सीमा शुल्क, ये सभी चीज़ें जो है इसमें आते हैं। रेलवे, बैंक, नागरिकता, ये सब इसमें आते हैं। 2-3 एग्जाम्पल आपको लिख लेना है। क्या आपकी नागरिकता राज्य सरकार दे देगा क्या? नहीं है। तो रेलवे, रेलवे नहीं बोलते हैं, केंद्र सरकार का नौकरी है, राज्य सरकार का थोड़े है। रेलवे हो गया, बैंक हो गया, नागरिकता हो गया, सीमा शुल्क हो गया, है ना। तो ये सभी चीजें आते हैं आपका किस में? संघ सूची में। ये पहला लिस्ट हो गया। दूसरी लिस्ट का नाम क्या है? राज्य सूची। इसमें राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। अब ये भी आप समझ गए, इस पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। इस पर स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा? अधिकार होगा। इसमें पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। मतलब 5 विषय को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। पहले 66 विषय थे, अब कितने हैं? 61 है इसमें राज्य सूची में। अब इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आता है? एग्जाम्पल में कृषि, वन, ठीक ना। कृषि हो गया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, कृषि, वन, जेल, पुलिस, पुलिस, जेल, पुल, इत्यादि सब में लगा लेना। इसमें भी इत्यादि लगा लेना, ठीक। कृषि, वन, पुलिस, जेल, पुल, है ना। सड़क लिखे हैं, सड़क, पुल। सड़क में दोनों का अधिकार होता है, नहीं लिखेंगे। कोई कोई देखोगे केंद्र सरकार का है ना, जो मेन मेन हाईवे है, दोनों का अधिकार होता है, इसलिए वो सब नहीं लिखेंगे। कृषि, वन, पुलिस, जेल, ऐसे भी आपको लग रहा है कि ये राज्य में है ना, ये राज्य का अधिकार है। आपके कृषि जो करेंगे उस पर राज्य का अधिकार है, वो बीज देना है, खाद देना है, कैसे क्या करना है वो समझेगा, है ना।
अगर मान लो कि क्या आपको बाढ़ से ग्रस्त है या कुछ भी है, आपका सुखाड़ से ग्रसित है, तो केंद्र सरकार में जाकर बोलेंगे क्या? राज्य में ही समाधान होगा। वन का, पुलिस का भी तो है, तो राज्य में ही होगा। अब लास्ट लिख लेंगे तीसरी, ये है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अब इस समवर्ती सूची में किसका अधिकार होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, ठीक ना? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का आधिपत्य होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा है। अब यहां यह समझना है कि इसमें पहले 47 विषय थे। इसमें पहले 47 विषय थे। वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। कुछ चीजें समझ में आई? मतलब उधर से 5 चीजें हटाया गया और इधर 5 चीजों को क्या कर लिया गया? जोड़ दिया गया। राज्य सूची में 66 विषय था, तो घटाकर 61 कर दिया गया, तो 5 घट गया। इधर 47 है, तो इस पर क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, और बढ़ाकर 5 कितना करे? 47, 5 कितना हो गया? 52। 47 इंटू मतलब 47 और ऐड करोगे 5, कितना होगा? 52। अब इसके एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले हमारा एजुकेशन, शिक्षा, इसका ये सबसे पहला एग्जाम्पल है, याद रखना। एजुकेशन जो है शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। इस पर राज्य सरकार का भी अधिकार है, केंद्र सरकार का भी अधिकार है ना? हम लोग देते हैं, समझते हैं, ठीक। शिक्षा हो गया। उसके बाद क्या हो गया? परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। परिवार नियोजन, शिक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक ना? जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी जो है समवर्ती सूची का क्या है? विषय है। हो गया? जनसंख्या नियंत्रण, इसे क्या कहेंगे? बोलो। पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। जनसंख्या जितना ज़्यादा रहेगा, उसको उपयोग करने के लिए सामान भी ज़्यादा होना चाहिए, है ना? उसके लिए इंडस्ट्री होना चाहिए, ये सभी चीज़ें हैं। तो शिक्षा, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण। अब जो 7वीं अनुसूची तक हम लोग पढ़ लिए, कल से 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है, भाषा है, उसे हम लोग क्या करेंगे? कल से कंप्लीट करेंगे। चलिए, धन्यवाद। जितने चीज़ों पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, ठीक ना?